Welcome everyone. So our today's topic is out of specification, abbreviated as OOS. So the test results for sample do not meet the accepted established criteria set by organization, testing laboratory or official compendia. तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, टेस्टिंग लेबोरेटरी या ऑफिशियल कंपेंडिया कुछ क्राइटेरिया इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। पर अगर कोई टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं जो कि उस क्राइटेरिया से मीट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो टेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। नाउ USFDA गाइडलाइन पब्लिश्ड बाय CDER की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर ड्रग एवेल्युएशन एंड रिसर्च इन 2006, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइन थी वो पब्लिश करी CDER ने 2006 में। ये जो गाइडलाइंस हैं, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग OOS टेस्ट रिजल्ट्स फॉर फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री में जो जो टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं वो इनके अंडर आने चाहिए, जो गाइडलाइंस मैंशनड है। अब ये हिस्ट्री है हमारी OOS गाइडलाइन की। सबसे पहले क्या हुआ था, USFDA ने ऑडिट किया था बार लैब में, ठीक है। कब कब किया था, 1989 में, 1991 में, 1992 में। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया FDA को टू ड्राफ्ट गाइडलाइन। वो कब दिया था, 1993 में। फिर FDA ने ड्राफ्ट कब जनरेट किया, 1998 में। देन FDA पब्लिश्ड OOS गाइडलाइन इन 2006, और हमने अभी यही देखा था कि पब्लिश्ड बाय CDR इन 2006। तो इसकी हिस्ट्री क्या थी वो हमने यहाँ पे देख ली। अब जो गाइडलाइंस पब्लिश करी थी CDR ने, उसके अकॉर्डिंग आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा OOS इन्वेस्टिगेशन, सब टॉपिक है उसी का। तो दो फेज़ में होती है, फेज़ 1 और फेज़ 2, ठीक है। फेज़ 1 को बोलते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन या फिर एनालिस्ट एरर। फेज़ 2 को बोलते हैं एक्सटेंडेड इन्वेस्टिगेशन या फिर प्रोसीजरल एरर। जो फेज़ 1 में लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होती है वो आइडेंटिफाई करती है असाइनेबल कॉज, ठीक है। असाइनेबल कॉज कैसे आइडेंटिफाई करती है, जब एरर हमें पता हो, व्हेन एरर इज आइडेंटिफाइड। एक्सटेंडेड इन्वेस्टिगेशन जो फेज़ 2 में होती है वो नॉन असाइनेबल कॉज को आइडेंटिफाई करती है, यानी कि जब एरर हमें पता नहीं हो। तो जब हमें एरर पता नहीं है तो हम उस केस में क्या होता है, उस केस में हम करते हैं रीसैम्पलिंग और रीएनालिसिस, ठीक है। नाउ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन फाउंड ड्यू टू मैनी रीजन्स। तो मेन इसके 3 रीजन्स होते हैं। पहला होता है लेबोरेटरी कॉजेज, दूसरा होता है प्रोसेस रिलेटेड, और तीसरा होता है सैम्पल होमोजेनिटी। लेबोरेटरी कॉजेज कैसे होते हैं, मेथड एनालिसिस। फॉर एग्जांपल हमें कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और हमें उसका प्रॉपर मेथड नहीं पता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को DNA आइसोलेशन करना है और उसे UV ल्यूमिनेटर में एनालाइज करना है। तो मैंने क्या किया, DNA आइसोलेट करने से पहले ही जेल बना दिया। तो ये क्या है, मेथड सीक्वेंशियल नहीं है, ठीक है, यानी कि आपको मेथड एनालिसिस में प्रॉब्लम है। दूसरा है कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर क्या होता है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कुछ कैलकुलेशंस आई और आपने उसमें एरर कर दिया, तो ऑब्वियस बात है आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी सही नहीं आएगा। फिर होता है एनालिस्ट एरर। एनालिस्ट एरर यानी कि कोई चीज़ हमने एनालाइज करी, सही से नहीं करी, उस वजह से एरर आ गया। फिर होता है इंस्ट्रूमेंट फेलियर। हम जानते हैं कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट फेलियर। दूसरा होता है हमारा रीज़न प्रोसेस रिलेटेड। उसमें पहला है ऑपरेटर एरर, दूसरा है डेविएशन फ्रॉम वैलिडेटेड प्रोसीजर, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि अगर आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो सही से नहीं कर रहा है, या फिर उसने कुछ डेटा लिखा, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, वो डेटा या तो एक्सीडेंटली इरेज हो गया या फिर मॉडिफाई हो गया, तो उसमें क्या, उस एरर को हम बोलते हैं ऑपरेटर एरर। दूसरा होता है डेविएशन फ्रॉम वैलिडेटेड प्रोसीजर,
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वैलिडेटेड प्रोसीजर में कुछ डेविएशन आ गई है, तो ये दोनों किसके अंडर आते हैं, प्रोसेस रिलेटेड में। फिर है सैम्पल होमोजेनिटी, उसमें तीन चीज़ें आती हैं। सैम्पलिंग एरर, कि सैम्पल कलेक्ट करते टाइम ही कुछ एरर हो गया। हैंडलिंग ऑफ सैम्पल, आपने सैम्पल कलेक्ट कर लिया अच्छे से, लेकिन उसकी हैंडलिंग में आपसे एरर हो गया। फिर होता है पूलिंग ऑफ सैम्पल। पूलिंग ऑफ सैम्पल यानी कि बहुत सारे सैम्पल्स एक साथ लेके उनका एनालिसिस करना। ठीक है। अब क्या होता है, अगर पूलिंग ऑफ सैंपल, पहली बात तो चीप होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि पूलिंग ऑफ सैंपल करना ही क्यों है, आप इंडिविजुअल सैंपल लीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। लेकिन नहीं, अगर हम इंडिविजुअल सैंपल लेते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सारे सैंपल्स लेके उनको साथ में एनालाइज करते हैं। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि सैंपल का डाइल्यूशन हो जाता है, जो पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं, और इन द एंड क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि आपको कोई डिजीज़ है, लेकिन जो सैंपल का रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है। ठीक है। उसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ सैंपल में प्रॉब्लम होना। अगर हम फेज़ 1 और फेज़ 2 को थोड़ा डिटेल में देखें, तो हम देखेंगे कि फेज़ 1 इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रीचेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद सेम एनालिस्ट, रीटेस्टिंग विद डिफरेंट एनालिस्ट विद ओरिजिनल सैम्पल, और रिकैलकुलेशन। ठीक है। आपने डॉक्यूमेंटेशन, आपको जो डॉक्यूमेंट है उसकी रीचेकिंग करनी है विद द सेम एनालिस्ट, और दूसरी बार क्या है, अगर ये चीज़ सही आ रही है फिर आपको रीटेस्टिंग करनी है दूसरे एनालिस्ट के साथ, लेकिन सैम्पल वही होना चाहिए, और रिकैलकुलेशन। फिर है फेज़ 2, प्रोसेस रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे रीसैम्पलिंग करते हैं, और दूसरा हम री एनालिसिस करते हैं। फाइन। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ओओएस। सबसे पहला है जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन शुड बी रिपोर्टेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। आपको लग रहा है, आपको पता चला है कि कुछ रिजल्ट्स आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आए हैं, सबसे पहले आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करेंगे। दूसरा, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बैच शुडंट बी सोल्ड टू रेगुलेटरी मार्केट। ऑब्वियस बात है, आप रेगुलेटरी मार्केट में वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बैच सेल आउट नहीं करेंगे। तीसरा, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बैच कांट बी ब्लेंड विथ फ्रेश अप्रूव्ड बैचेस। आपके पास एक फ्रेश अप्रूव्ड बैचेस हैं और आपके पास एक आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बैच है, तो ऑब्वियस बात है आप उनको फ्रेश अप्रूव्ड बैचेस के साथ मिक्स या ब्लेंड नहीं करेंगे। फिर है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बैच कांट बी डायरेक्टली सेल टू द मार्केट। ऑब्वियसली सबसे पहले उसकी क्या होगी, री एनालिसिस होगा, फिर से देखा जाएगा क्या प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट होगी, देन हम उसको रेगुलेटरी मार्केट में सेल करेंगे, डायरेक्टली हम सेल नहीं करेंगे। नाउ, आउट ऑफ ट्रेंड यानी कि OOT, a result that doesn't follow the expected trend either in comparison with other stability batches or with respect to previous results। ट्रेंड मतलब होता है एक पैटर्न। अगर कोई टेस्ट रिजल्ट आपका वो एक स्टेबिलिटी बैचेस का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, अगर हम कंपैरिजन करें, या फिर आपके रिजल्ट्स जो पहले आए हैं, जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो टेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ ट्रेंड है। नाउ, क्राइटेरिया टू कंसीडर अ रिजल्ट एज OOT फॉर ऐसे, ऐसे मतलब होता है टेस्ट। अगर 5% चेंज इन द इनिशियल वैल्यू ऑफ ऐसे आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर रिजल्ट जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड है। फिर इम्प्योरिटीज़ के लिए अगर 0.1 से 0.2% का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है एज़ पर द इनिशियल रिपोर्ट्स, तो हम बोलेंगे कि वो रिजल्ट आउट ऑफ ट्रेंड है। फाइन। आउट ऑफ ट्रेंड कैन बी ड्यू टू असाइनेबल कॉज और नॉन असाइनेबल कॉज। असाइनेबल कॉज को लेबोरेटरी एरर्स भी बोलते हैं, नॉन असाइनेबल के कॉज को नॉन लेबोरेटरी एरर्स भी बोलते हैं। नाउ, मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग आउट ऑफ ट्रेंड। पहला, फॉर दिस डेटा फ्रॉम करंट स्टेबिलिटी स्टडीज विद शेल्फ लाइफ ऑफ 36 मंथ्स इज़ यूज्ड। अगर आप ये देखने के लिए अगर डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो वो 36 मंथ्स के अंडर ही होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर ऑनगोइंग स्टडीज़ कंडक्टेड इन स्टेबिलिटी चैम्बर्स। स्टेबिलिटी चैम्बर्स क्या होते हैं, ऐसे चैम्बर्स जिनका टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस +-2 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% +-5। Analyst should carry out a essay at a time point of or time interval of 0, 3, 6, 9 और 36 months of all the batches। ठीक है।
नाउ टाइप्स ऑफ OOT डिटर्मिनेशन। पहला है रिग्रेशन कंट्रोल चार्ट मेथड। इट इज़ यूज टू कंपेयर रिजल्ट्स विद इन बैच एंड डिटेक्ट OOT रिजल्ट्स। मतलब कि अगर आपके पास एक लॉट है, ठीक है, अगर आपके पास एक लॉट है ऐसा, ठीक है, उसमें से जो 10th बैच होगा उसको हम उठाएंगे और एग्जामिन करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कंट्रोल चार्ट मेथड। दूसरा है हमारे पास बाय टाइम पॉइंट मेथड। इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर रिजल्ट्स इज विद इन, ये सी के ऊपर जो बार है दैट इज विद इन एक्सपेक्टेशंस और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी टाइम पॉइंट। इसमें हम कुछ नहीं करते, इसमें हम रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं कि वो स्टेबिलिटी टाइम पॉइंट के बेसिस पे विद इन एक्सपेक्टेशंस है या नहीं। अब है OOT साइकिल। तो ये साइकिल बेसिकली शुरू होती है यहाँ से। सबसे पहले आपको आउट ऑफ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर आउट ऑफ ट्रेंड को डिटरमाइन करना है, फिर आउट ऑफ ट्रेंड को वेरीफाई करना है, फिर यू हैव टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी, देन आपको न्यू टाइम पॉइंट डेटा जनरेट करना है, ठीक है। ये आपकी OOT साइकिल है। अगर एग्ज़ाम में आता है आप इसको बनाएंगे, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे या फिर सिर्फ बना भी देंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही। और ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर UT, दैट इज़ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।